गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का तीसरा अध्याय काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। पहले मैं इस पाठ को आपको सारांश में समझा दूं ताकि आप लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। काले मेघा पानी दे, इस पाठ में यह पाठ तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित एक निबंध है, क्योंकि विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परंपराएं होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ियाँ होती है, परंतु ये लोक जीवन उन विश्वासों को सदैव अपने साथ लेकर के चलता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है, विज्ञान की और लोक जीवन की। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिखाया जा रहा है पाठ के अंतर्गत। इंद्र सेना का क्रियाकलाप या कार्यकलाप। इंद्र सेना से अभिप्राय क्या था? जब बारिश नहीं होती तो गाँव के छोटी छोटी उम्र के बच्चे नंग धड़ंग टोली बना करके बारिश के लिए प्रार्थना करते हुए आपको गाँवों में, शहरों में घूमते दिखाई देते हैं। उसे यहाँ पर इंद्र सेना के नाम से संबोधित किया गया है। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं, लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गाँवों के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें 2 मंजिले के बारजे पर चढ़कर, 2 मंजिला का बारजा यानी झरोका, चढ़कर उन पर घड़ा भर के पानी उंडेलती थी, यानी उनके ऊपर पानी डालती थी। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे और पुकार लगाते थे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तप भुन या जल रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, ढोर ढंगर प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार लेते थे। तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। अब दूसरे चरण में आता है पानी डालने का लेखक के द्वारा विरोध। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था, क्योंकि लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह आर्य समाज के संस्कारों को स्वीकार कर चुका था। साथ ही उस उम्र में ही उसे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी बना दिया गया था, तो समाज सुधार का भूत उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। इसलिए वह ऐसे लोक विश्वासों, ऐसे परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को अंधविश्वास कहता था और इनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। इसका मूल कारण देखो, एक तो विज्ञान का चिंतन और तर्क शक्ति उसके पास, दूसरा आर्य समाज के संस्कार। तो वैज्ञानिकता को धारण करने वाला या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखने वाले को ये लोक विश्वास, परंपरा, अंधविश्वास लगते हैं। अब इसके तर्कों के आगे
जीजी का प्रखर विश्वास था। वो इन लोक परंपराओं में, रीति रिवाजों में, रूढ़ियों में, परंपराओं में विश्वास किया करती थी। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर ही थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी और वो उन चीज़ों से परहेज करता था क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये सब चीज़ें उसे बेकार लगती थी। वो चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल किसको मिले? लेखक को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से लेखक की श्रद्धा जीजी पर थी वैसे ही जीजी की श्रद्धा भी लेखक पर थी। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फेंकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हुए हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उसका हाथों से लड्डू मठरी खाई। क्यों? क्योंकि वो नाराज़ हो गया कि वो पानी नहीं फेंकना चाहता था और जीजी ने क्या किया? पानी फेंक दिया। तो उसने अपना क्रोध प्रकट करने के लिए क्या किया? जीजी के द्वारा दी गई लड्डू और मठरी नहीं खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बातें समझाई। कौन सी बातें? परंपराओं की, रूढ़ियों की, रीति रिवाजों की, जिन्हें वो अंधविश्वास कहा करता था। इसके पश्चात जीजी ने लेखक को संतुष्ट करने के लिए, उसकी भावनाओं को बदलने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। तो तर्क किस प्रकार के दिए उसको यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे? लेखक ने तर्क दिया, ये सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, ये पानी की बर्बादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आस्तिक थी और ये ईश्वर पर आस्था नहीं रखता था। इसलिए जीजी ने तर्क दिया कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये अर्घ्य है। जैसे हम भगवान की क्या करते हैं, कोई भी सामग्री लेकर के चढ़ाते हैं तो वो अर्घ्य कहलाती है। उसी प्रकार से वो पानी को डालने को क्या कहती है? इंद्र भगवान पर चढ़ाया गया अर्घ्य मानती है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर दान की महत्ता भी बताई गई है। प्राचीन परंपराओं के आधार पर आज भी दान को महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो दान करेगा ही नहीं उसको फल की प्राप्ति कहाँ से होगी। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए वो कहती है कि उन्होंने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है कि जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। कहने का अभिप्राय क्या है? वो कहना चाहती है जो चीज़ आपके पास नहीं है उसी का दान करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा फलीभूत होती है। अगर आपके पास खजाना भरा हुआ है और आपने उसमें से 2-4 रुपये दान कर दिए तो उस दान को वो दान नहीं मानती, उसको फलीभूत होने वाला दान नहीं कहती। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, एक और उदाहरण देते हुए कहा, एक और कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी क्या है? पानी की बुआई है। हम ये पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी, ऐसा उसका मान्यता है। पहले खुद कुछ दो तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है, यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच ये है कि यथा प्रजा तथा राजा है। कहने का मतलब है कि जैसे प्रजा होगी राजा भी वैसा ही होगा। गांधी जी की इसी बात का समर्थन करते हैं। अब गांधीवादी दर्शन को वो मानती थी तो गांधीवादी दर्शन का विचारधारा भी यहाँ पर प्रकट की गई है और गांधी जी के सिद्धांत को भी, गांधी जी की बातों का भी यहाँ पर बखान करते हुए कहा है कि गांधी जी भी इन बातों का समर्थन करते हैं।
इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण होता है और इस पाठ के विषय में लेखक ने क्या टिप्पणी की है वो मैं आपको बता दूं कि इस घटना को बीते हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि हम सरकार से मांग तो बहुत रखते हैं, परंतु एक बात बताओ, हम सरकार को देते क्या हैं टैक्स के रूप में? कुछ भी तो नहीं देते। और जो ईमानदारी से देते हैं उनके दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? बेईमानी, घूसखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और चोरी से माल को लाना ले जाना। तो बताओ, गवर्नमेंट के पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपकी डिमांड को कैसे पूरा करेगी? भाई आप दोगे तभी तो गवर्नमेंट आपको देगी। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं किंतु स्वयं क्या है? उसमें लिप्त हैं, मतलब हम खुद भी भ्रष्टाचारी हैं। कहने का अभिप्राय यह है, काले मेघ पानी बरसाते हैं पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। गगरी फूटी की फूटी रहने का मतलब है इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, बेल प्यासे रह जाते हैं। अर्थात मनुष्य के अर्थ में भी ले सकते हो और जानवरों के अर्थ में भी ले सकते हो कि दोनों प्यासे रह जाते हैं क्योंकि इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होती। लेखक अंत में कहता है जाने ये दशा कब बदलेगी। अर्थात वो चाहता है कि इस स्थिति में परिवर्तन आए, परंतु उससे ऐसा लगता है कि ये दशा न जाने कब बदलेगी। यहाँ पर विशेष रूप से लेखक ने विज्ञान और लोक जीवन के विश्वास का एक दर्शन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और जहाँ तक मेरा भी मानना है कि विज्ञान के तर्कों को स्वीकार करो, विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करो, परंतु लोक जीवन के जो चरम विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो रीति रिवाज है, उनको नष्ट मत होने दो, क्योंकि इसी में हमारी संस्कृति निहित है। और संस्कृति अगर जीवित नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने पानी के दृष्टिकोण से और उन बच्चों के दृष्टिकोण से अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।